जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जिनको बड़ी उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू तो है, लेकिन मिलेगा भी 1 जनवरी 2026 से, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। आखिर सरकार इसको डिले क्यों कर रही? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक आदेश पारित होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन की सिफारिश कर दी जाती है और बड़ी खुशी की लहर छा जाती है। यानी समझ सकते हो कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं, उन्हें उम्मीद जग जाती है कि आखिर उनकी अब पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। कयास लगाने शुरू हो जाते कि आखिर कब होगी, लेकिन कितनी होगी। इन सारे सवालों को लेकर सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तमाम तरीके की खबरें छापी जाती हैं। लेकिन समय था वो दिल्ली विधानसभा चुनाव, और दोस्तों उस घोषणा होने के बाद फिर एक प्रक्रिया शुरू होती है, और प्रक्रिया आप समझ सकते हो जनवरी से अभी हम जुलाई में आ गए। आखिर इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है, इसके बीच में क्या हुआ है, और अभी लोगों में थोड़ी असमंजस की स्थिति है। लोग ये चाह रहे हैं कि इतनी सारी मीटिंग होने के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, ना ही सरकार ने अभी वेतन आयोग की जो कमान होती है जिसके हाथों में, या ये कहें कि ट्रेन के डिब्बे तो लग गए लेकिन इंजन लगना बाकी है। और इंजन होता है यानी इस आयोग का एक अध्यक्ष और 2 सदस्य और सचिव, उनकी घोषणा बाकी रह गई है। और तमाम तरीके की इसमें अटकलबाजी अब शुरू हो गई है। तब वहां से शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हमारी घोषणा होती है, और घोषणा होने के बाद क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। फिर सवाल बीच में यह आ जाता है कि पे कमीशन का फायदा किन लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी फाइनेंशियल बिल 2025 एक भ्रामक स्थिति थोड़ी पैदा होती है। उसके ऊपर वित्त राज्य मंत्री से जो सवाल पूछा, आखिर उनका क्या जवाब है। राज्यसभा या लोकसभा सदन में कौन से सवाल उठे और कौन से जवाब मिले, सारी चीज A to Z करूंगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपके सामने वो बेबाक राय रखूंगा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की। और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल नेशनल प्रेसिडेंट हैं नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के, और दोस्तों चेयरमैन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन के। यानी ये पूरी केंद्रीय कर्मचारियों की एक राजनीति होती है, यानी सरकारों से लगातार मांग करते आ रहे हैं। जैसा कि इनके साथ मेरा इंटरव्यू है, उसके कुछ अंश दिखाऊंगा, साझा करूंगा कि उन्होंने 8वें वेतन आयोग पर क्या कहा। जो कोशिश थी वो 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन का ऐलान करवाना था, वो हो गया कि जनवरी के बाद से सरकार इस पर चुप लगा गई, अभी खामोश है। फरवरी को माननीय मंत्री जी के साथ बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, बाकी गवर्नमेंट की तरह नहीं हम लोग काम करते हैं, और हमारी सरकार जो है आपको 1 जनवरी आपको पे कमीशन के लाभ देगी, हम कमिटेड हैं। जेसीएम ने 15 पॉइंट का एजेंडा, जिसे आप टर्म ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं, वो दे रखे हैं। जो 8वें पे कमीशन में डिमांड है कि जो भी फिटमेंट फैक्टर बनता है फाइनल, उसमें 0.1 का आप उसमें एडिशन करिए। डीए के एरियर आप नहीं दे रहे हो तो हमें वो फिटमेंट फैक्टर में चाहिए। देखिए एक्सपेक्टेशंस पब्लिक की बहुत हाई रहती हैं, और इस सरकार के बारे में मैं अगर कहूं कि ये बड़ी कंजूस सरकार है कर्मचारियों के मामले में, इसमें कोई दो राय है नहीं। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी कि आखिर कितना फायदा होगा, ये भी आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रहा है कि 7th पे सीपीसी का अनाउंसमेंट 25 सितंबर 2013, चेयरमैन एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस का गजट 28 फरवरी 2014 को फाइनल हो गया था, यानी उसकी घोषणा सूचना और चेयरमैन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस का गजट 28 फरवरी 2014 को हो गया था, 156 दिन। अभी उन्होंने कहा है कि अनाउंसमेंट और टर्म्स ऑफ रेफरेंस और चेयरमैन की घोषणा के लिए 156 डे लगे थे, लेकिन 8वां वेतन का अनाउंसमेंट 16 जनवरी 2025 को होता है, और अभी तक लगभग 170 दिन से ज्यादा होता है। स्टिल नो गजट, इसका सरकार की तरफ से कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला है, ना ही नोटिफिकेशन फॉर चेयरमैन एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इन्होंने कहा है कि आखिर सरकार इतना डिले क्यों कर रही है। अब लगातार मीटिंग हो रही है, उसके साथ जैसा कि आपके सामने मैं कुछ लेटर रखना चाहता हूं। हर एक खबर, हर एक शब्द जो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, आधिकारिक तौर पे होगा, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। मैं युग चरण चैनल की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं
इसमें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं होगी जो आधिकारिक न हो। जैसा मैं आपके सामने जो 3 लेटर रखूंगा, सबसे पहले लेटर रख रहा हूं 22 अप्रैल 2025 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड ट्रेनिंग की तरफ से द चीफ सेक्रेटरीज ऑल स्टेट गवर्नमेंट, ऑल सेक्रेटरीज मिनिस्टर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट। संदर्भ क्या था? फिलिंग अप द 4 पोस्ट ऑफ अंडर सेक्रेटरी इन 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेप्यूटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफ स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अपना 8वें वेतन आयोग के लिए जो उन्हें स्टाफ चाहिए, जो कर्मचारी चाहिए, अधिकारी चाहिए, उनकी अधिसूचना 22 अप्रैल 2025 की थी। तब उम्मीद जगी थी और उन्होंने जेसीएम के लिए भी चिट्ठी लिखा था कि आप अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर क्या क्या आपको चाहिए, अपने सुझाव भेजिए। उन्होंने भी आपके सुझाव भेजे थे, जैसा कि उन्होंने पे लेवल को मर्ज करने की बात की थी, फिटमेंट फैक्टर की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि फैमिली मेंबर्स की जो यूनिट स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए। हवाला दिया था कि आज लायबिलिटीज है माँ बाप को उसमें एक फैमिली में शामिल करने की, ताकि लोगों को फायदा हो। अब इस लेटर के बाद, इस 22 अप्रैल लेटर के बाद फिर लेटर निकलता है, 22 मई को लेटर निकलता है। सेम लेटर निकलता है कि चीफ सेक्रेटरी की 4 पोस्ट के लिए उन्होंने 1 जून 2025 की डेडलाइन दी थी। पहले उन्होंने देखा था कि 21 मई 2025 तक पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर 8वां वेतन आयोग बन जाएगा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चर्चा चलेगी। फिर उन्होंने इसकी लाइन बढ़ाई, इसका डेट बढ़ाया 10 जून 2025, जैसे कि मैं आपके सामने ये पत्र लिख रहा हूं, बता रहा हूं, जो कि 2 मई 2025 का है। उसके बाद अभी वर्तमान में स्थिति क्या है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की? अब मैं आपके सामने 3 जुलाई 2025 का लेटर रख रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट से फिलिंग अप द 4 पोस्ट, यानी उन्होंने जो 4 पोस्ट चाहिए अधिकारियों के लिए, उसके लिए फिर एक नोटिफिकेशन निकाला। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन टिल 31 जुलाई 2025, यानी 31 जुलाई इस महीने की अंतिम तारीख तक उन्होंने फिर एक अधिसूचना जारी की। हमने एक्सटेंड टाइम कर दिया है, जो कि 4 पोस्ट कुछ उन्होंने कहा है पे लेवल 11 के अधिकारियों की भरनी है। अब ये है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर। अब डिमांड हो रही है कि अभी आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक करिए, ये डिमांड हो रही है। और दूसरा कहा है कि वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और उनके सदस्य, उनकी घोषणा कीजिए, यानी ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके बीच में सवाल आता है, राज्यसभा में उठता है सवाल 25 मार्च 2025 को, अप्रूवल ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, और श्री शंभू शरण पटेल जी, मदन राठौर जी, किरण चौधरी जी उठाती हैं। विल द मिनिस्टर फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट वेयर द 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज बीन अप्रूव्ड, the estimate number of central government employee and pensioner that would benefit of this level of the 8th CPC। उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई, कितने लोगों को फायदा मिलेगा। इसके ऊपर श्री पंकज चौधरी जी कहते हैं it has been decided by the government constitute the 8th central pay commission, the approximate number of central government civilian employees and pensioners, family pensioner is 36.57 lakh as per 1st March 2025 and 33.91 lakhs रेस्पेक्टली। इन्होंने कहा है कि 36.57 लाख और 33.91 लाख। डिफेंस पर्सनल एंड पेंशन विल आल्सो बी बेनिफिट। उन्होंने रक्षा कर्मियों को अलग से रखा है, यानी इन्होंने अपने आंकड़े दिए, सबको इसका फायदा मिलेगा। यानी सवाल था किसको फायदा मिलेगा, तो इन सबको फायदा मिलेगा। और इसके बाद वित्त मंत्री साहिबा, आप समझ सकते हो कि सदन में उन्होंने एक फाइनेंस बिल 2025 रखा और उसमें थोड़ा सा बड़े सवाल उठे कि आखिर फायदा होगा या नहीं होगा, इसका क्या, इस फाइनेंस बिल का क्या उद्देश्य है सरकार की तरफ से। फिर इस पर सवाल उठते हैं और उनसे एक सवाल पूछा जाता है। माननीय संसद सदस्य हैं सनगोन साहब की तरफ से, उन्होंने वित्त राज्य मंत्री लिखा है, कृपया वित्त विधेयक 2025 के भाग 4 खंड 147 से 150 में वैधीकरण खंड के संबंध में माननीय वित्त मंत्री को संबोधित अपने दिनांक 1 अप्रैल 2025 की ड्यू पत्र का संदर्भ लें, जो समय समय पर पेंशन नियमों और संबंधित आदेशों से संबंध रखता है। इस संबंध में सूचित करना चाहूंगा कि भारत की संचित पेंशन निधि देयताओं और व्यय के सीसीएस पेंशन नियमों सिद्धांतों के सत्यापन से संबंधित कानून मौजूदा पेंशन नियमों का सत्यापन है।
इससे मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य लाभों के मुद्दों के संबंध में उचित सिफारिशें करेगा। पंकज चौधरी साहब का ये 1 मई 2025 को एक आखिरी जवाब था कि फायदा होगा, चाहे आप डिफेंस पेंशनर हैं चाहे सिविल पेंशनर। उसके बाद मीटिंग होती है, कई एजेंडा पॉइंट रखे जाते हैं। एजेंडा पॉइंट में आप देख सकते हो कि स्टेटस के बारे में पूछा जाता है कि जेसीएम ने 63rd मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिलिंग हेल्ड ऑन 23 अप्रैल 2025 को उन्होंने कहा है कि आखिर डिले क्यों है 8वां वेतन आयोग, यानी ऑर्डर रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर स्टिल अवेटेड, स्टाफ साइड कंसर्न रिक्वेस्ट अर्ली इंश्योरेंस। उन्होंने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर जल्दी आप अपने पत्ते खोलिए, बताइए आखिर क्या हुआ है। ये सारे सवाल उनसे पूछे गए हैं। उसके बाद बहुत सारी खबरें चल रही, आप देख सकते हो। भारत पेंशन समाज ने वित्त मंत्री साहब को चिट्ठी लिखा था कि आप इसके संदर्भ में यानी इसको तेजी लाएं इसके अंदर। फिर वेतन आयोग, आप देख सकते तमाम तरीके की खबरें जो आपके सामने रख रहा हूं कि आखिर कब होगी बढ़ोतरी, कितनी होगी बढ़ोतरी, किसको होगी बढ़ोतरी, बहुत सारे सवाल लगातार उठते गए। अब इन सारे सवालों के जवाब को लेकर मैंने पर्सनली डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जैसे हमने कहा कि वो ओल्ड पेंशन मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश में पूरा जा रहे हैं, कर्मचारियों के हितों की बात रख रहे हैं। जब उनसे हमने पूछा कि सर आप ये बताइए कि कितना फायदा होगा जरूर, डिले हो सकता है, चुनाव है, सरकार अपना सरकार का एक तरीका हो सकता है, जिस तरह डिले हो जाएगा, हो सकता है 2027 तक आए, 28 तक आए, तो उसके बारे में जो मेरी बातचीत है जो आप सुन सकते हो। उन्होंने कहा लगभग मेरे हिसाब से 30% का फायदा होगा। अब 30% यानी 30% से क्या निकल के आता है? 30% से यानी जैसा हम अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं, यदि आपका डीए जनवरी 2026 में 60% तक पहुंचता है तो 60% से फिटमेंट फैक्टर 1.60 जाता है। यदि इसमें 20% बढ़ोतरी होती है तो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 बनता है। यदि इसमें 25% बढ़ोतरी होती है तो फिटमेंट फैक्टर आपका 2.08 बनता है। यदि आपका 30% 2.0 होता है, यदि आप 30% बढ़ोतरी होती है 2.08 जाता है, यानी 1.92 जो कि 20% बढ़ोतरी को दर्शाता है, 2.0 25% बढ़ोतरी को दर्शाता है और 30% 2.08 बढ़ोतरी को दर्शाता है, या 35 जाएगा तो 2.12 होगा। यानी जो आपकी बेसिक पेंशन है या जो आपकी बेसिक पे है उसमें उछाल की बात कर रहे हैं, उछाल की तो फिटमेंट फैक्टर से मल्टीपल करोगे तो आपको कितना फायदा होगा। यदि टोटल आपकी जो पे है उसमें यदि 20% बढ़ोतरी या 25% बढ़ोतरी या 30% बढ़ोतरी, जैसा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कह रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यदि आपको किसी भी प्रकार का लगा कि इस लेख में सुधार की जरूरत है या इसके ऊपर स्पष्टीकरण चाहते हो तो आप जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। तो 15 दिन के अंदर नहीं बल्कि एक हफ्ते के अंदर ही भारत सरकार ने 16 जनवरी को अनाउंस तो कर दिया और उसके बाद तुरंत दिल्ली का चुनाव था फरवरी में। तो अब सरकार ने कैसे सोचा ये सरकार के ऊपर है। हमारी जो कोशिश थी वो 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन का ऐलान करवाना था, वो हो गया। पहले पड़ाव को हमने पहले हर्डल को पार किया। अब मुद्दा ये आता है कि जनवरी के बाद से सरकार इस पर चुप लगा गई, अभी खामोश है। हालांकि बीच में मैं ये कहूँगा कि देखिए इस जो सरकार ने जो कहा, जब हम 24 फरवरी को माननीय मंत्री जी के साथ बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, तो उन्होंने ये हमसे कहा कि पटेल जी बाकी गवर्नमेंट की तरह नहीं हम लोग काम करते हैं और हमारी सरकार जो है आपको 1 जनवरी 2026 से आपको पे कमीशन के लाभ देगी, हम कमिटेड हैं इसके लिए। तो हम बहुत खुश हुए। हालांकि सरकार ने 2 बार या 3 बार अभी तक जो उनका ऑफिस चाहिए, ऑफिस सेटअप चाहिए, क्लरिकल स्टाफ चाहिए, डायरेक्टर्स चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर्स चाहिए, उन लोगों के लिए ऑफिस सेटअप के लिए उन्होंने विज्ञप्ति दे दी है, विज्ञापन निकाल दिए हैं, लोग डेपुटेशन पे 40 लोगों की टीम लगभग बन गई है। बिल्कुल टीम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जेसीएम ने 15 पॉइंट का एजेंडा जिसे आप टर्म ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं वो दे रखे हैं। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स थे, हम लोगों ने भी उसमें दिए थे। जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जेसीएम के आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनको भी हमने खुद भी भेजा था इस चीज़ के लिए कि भाई आप जो है, तो वो चीज़ें कंसीडर हुई हैं।
अब मैं बात दूसरा कहूं, अभी फिटमेंट फैक्टर की मैं बात नहीं करूंगा, आप ग्रॉस सैलरी से कितना गवर्नमेंट दे सकते, मतलब देना चाहिए, गवर्नमेंट ने शायद पहले प्लान कर लिया होगा, मैं ये बात मानता हूं, पीएमओ के काम करने के तरीके को मैं देख रहा हूं। दूसरी बात, अभी जो कैबिनेट सचिव है टीबी सोमनाथ जी, और इससे पहले 8वें वेतन आयोग पे सवाल पूछे गए थे, तब वो वित्त सचिव थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मैं दूसरे सरकारों जैसा नहीं हूं, मुझे 5-6 महीने बहुत हैं, जो आपके स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। और आज वो बड़ी हस्ती है, बड़ा पद है देश के अंदर, तो उन्होंने उनके लिए अब चिट्ठी लिखी गई है। तो मैं जानना चाहूंगा लगभग कितने परसेंट का उछाल होगा, 20% का होगा, 25 का होगा, 30 या 35, कितना होगा? उसी हिसाब से जैसे आपने एक बार कैलकुलेशन दिया था, तो फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट हो जाएगा। तो हम उछाल की बात करना चाहेंगे, ताकि फिटमेंट फैक्टर में लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, 2.86, 2.57, इनका कोई आधार नहीं है। ये जो उछाल वाला जो सवाल है, ये पब्लिक के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सेंटीमेंट से जुड़ा है सर। देखिए, हम मिनिमम लेके चलेंगे ना, हम ज्यादा सेंटीमेंटल होएंगे नहीं। देखिए, एक्सपेक्टेशंस पब्लिक की बहुत हाई रहती हैं, और इस सरकार के बारे में मैं अगर कहूं कि ये बड़ी कंजूस सरकार है कर्मचारियों के मामले में, इसमें कोई दो राय है नहीं। और इस स्टेटमेंट को देते समय मुझे लगता है मैं परफेक्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बहुत कंजूस हैं। ऐसा मतलब पिछले जो कर्मचारी हैं हमारे, जो रिटायर हो चुके हैं, उनका भी यही मानना है, और हमारे जो जमाने के, जो हमारे एरा के लोग काम करने वाले हैं, उनका भी यही मानना है कि थोड़ी कंजूसी करते हैं कर्मचारियों के मामले में। तो पिछले अगर हम पे कमीशन को देखें, क्योंकि इन्हीं के समय में आया था, इसी गवर्नमेट में आया था जी, तो उससे अगर हम देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट 24 से 34% मिनिमम उछाल। अब जो चूंकि आप ग्रॉस सैलरी पे जब आप बात करते हैं, ग्रॉस सैलरी पे चीज़ें वेरी कर जाती हैं। वेरी इसलिए कर जाती हैं क्योंकि हमारा जो एचआरए है वो ABC 3 तरह के। एचआरए को नहीं जोड़ना, मैं सिर्फ बेसिक और प्लस डीए को ही जोड़। अगर आप बेसिक प्लस डीए को जोड़ते हैं तो मैं 24 और 34 के बीच के एक एवरेज को लेकर के चलता हूं, 30% मान के चलता हूं कि एटलीस्ट 30% के आसपास मिनिमम उछाल मिलना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर मंजीत पटेल साहब ने कहा है कि आपको 30% का होना चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट मिडिल, उन्होंने कहा है जो हमारी इकोनॉमी है, मैं मिडिल क्लास लोगों पर ज्यादा मेहरबान हूं। टैक्स को भी हम जहां 10 लाख की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने थोड़ा दिल खोल के 12 लाख किया। और गवर्नमेंट के मन में अब मैं जानना चाहूंगा कि 30% उछाल से फिटमेंट फैक्टर लगभग जैसा इनका कैलकुलेशन है, 20% होता है तो मिनिमम 1.92 का फिटमेंट फैक्टर जा रहा है, वो जाएगा 25% पे आपका 2 पे जा रहा है, और आप 30% पे 2.08 पे जा रहा है, 2.1 पे जा रहा है, 2.08, 2.1 पे जा रहा है, 2.1 समझ लीजिए राउंड ऑफ करके।